नमस्कार। कैसे आप? सी से डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां चल रही थी। उस राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में आपने आपातकालीन शक्तियों का पार्ट फर्स्ट देख लिया और उस फर्स्ट में आपने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति जो है आपातकाल के दौरान कौन कौन से आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये देखा भाग 18 में आर्टिकल 352, 356 और 360 तीन प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसमें पहला जो था वो 352 था और 352 में जो आधार बताए गए थे वो भारी आक्रमण, युद्ध और शस्त्र विद्रोह, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पहले का जो वीडियो है उसको देखिए। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दूसरा जो आपातकाल है, या ये कह सकते हो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लेकिन आता है आपातकालीन शक्तियों के तहत ही, तो इसको राज्य आपात भी कह सकते हो, राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। तो यहाँ अनुच्छेद 352 के बाद हमारा जो आर्टिकल 356 है और जिसे हम कहेंगे राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 352 में डिफरेंस क्या है? वो नेशनल इमरजेंसी है, वो स्टेट इमरजेंसी है। स्टेट में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है यहाँ पे, और वहां पर देश या देश के किसी भाग में नेशनल इमरजेंसी। तो दोनों में डिफरेंस है। 356 का प्रयोग केवल राज्यों में राष्ट्रपति शासन के लिए किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति ही घोषणा कर सकता है। तो इसमें आप देखें, समझे हम लोग कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब होता है, कब होगा, कब होता है। राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कब करेगा? तो इसके लिए बाकायदा एक शब्द यूज किया गया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाने पर राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी यानी संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब ये संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है इसका आर्टिकल 356 में तो प्रयोग है ही है। इसके अलावा कैसे हम लोग ये देख रहे हैं, हमारे यहाँ संघवाद है और इस संघात्मक व्यवस्था में जहाँ राज्यों को पावर दी गई वहाँ केंद्र को भी पावर दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ बात आ जाती है देश की एकता और अखंडता को, वहाँ केंद्र सरकार को मजबूत किया गया है और यहाँ राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण पावर्स दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा 356 का प्रयोग करने के लिए दो आर्टिकल और है, एक तो आर्टिकल 355 और एक आर्टिकल 365। सामान्यतः हम 356 को ही पढ़ते हैं, 352 और 355 और 365 का उल्लेख हम लोग कम जानते हैं, लेकिन आज हम इसे बारीकी से समझेंगे। 355 में भी 356 के तहत काम किया गया है। तो देखिए 355 में क्या है, यहाँ केंद्र सरकार का कर्तव्य या दायित्व फिक्स किया गया है। बाकायदा आर्टिकल 355 केंद्र सरकार का दायित्व फिक्स करता है, ड्यूटीज फिक्स करता है, और वो ये कहता है कि संघ सरकार की ड्यूटी होगी, ये दायित्व होगा कि पहला राज्य सरकारों के द्वारा संविधान की पालना सुनिश्चित की जाए, संविधान की पालना सुनिश्चित की जाए। दूसरी बात करी गई है कि भारी आक्रमण से रक्षा, और तीसरी बात करी गई है आंतरिक शांति। देखिए भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, और उसमें भारत की
जो गवर्नमेंट है, भारत की जो केंद्र सरकार है, उसको ज्यादा मजबूत किया गया है। तो यहाँ ये बात करेंगे, भारत में एक ही संघ का संविधान है और राज्यों को भी पावर उसी संविधान से मिले हुए और केंद्र को भी। लेकिन जब हमने संघ बनाया तो उस समय केंद्र को मजबूत किया है और केंद्र को ड्यूटी फिक्स की गई है। केंद्र को ये कहा गया कि पूरा देश एक है और जहां कहीं भी गड़बड़ होगी वहां आपको उसमें जिम्मेदारी उठानी होगी, आपका ड्यूटी बनती है। तो यहाँ आर्टिकल 355 में लिखा गया है कि केंद्र सरकार का ये दायित्व होगा कि प्रत्येक राज्य में, जैसे आज आप लोग देखें हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में हमारे संविधान की पालना होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार देखेगी। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, बाहरी आक्रमण हो गया, तो आक्रमण किसी एक हिस्से पे होगा लेकिन पूरा देश पे आक्रमण होगा। जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती तो हमारे जो बॉर्डर है हमारा जैसलमेर से, उधर से राजस्थान चपेट में आएगा, तो वहां ड्यूटी बनती है किसकी, केंद्र सरकार की। वो ये नहीं कह सकती कि आक्रमण आपके राजस्थान के कुछ इलाके में हुआ है इसलिए आप इसकी हमें कोई लेन देन नहीं है। उस समय उसका दायित्व बनता है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, आंतरिक शांति स्थापित करे, ये भी सुनिश्चित करे। ये आर्टिकल 355 कहता है। अगर ये बात नहीं बनती है उस समय आर्टिकल 365 ये कहता है कि इसकी रक्षा करने के लिए केंद्र आगे आ सकती है और आर्टिकल 356 का प्रयोग करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। देखिए अभी एक एग्जाम हुआ था आपका फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, जो अभी 3 अगस्त 2020 में अभी एग्जाम लगा कल ही, उसमें मैंने वो पेपर देखा। उस पेपर में जो प्रश्न आया वो आर्टिकल 355 से आ गया, सीधा आ गया। अगर ये वीडियो कल हमारा आ जाता है, वो अगर आप लोग देखें तो एक आप लोग इसको सही कर सकते हैं। तो देखिए क्या प्रश्न आया, फर्स्ट ग्रेड का जो संस्कृत डिपार्टमेंट का है उसका फर्स्ट पेपर जीके का, जो कि सुबह की पारी में हुआ था, उसमें 43 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 43 पे छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है कि आर्टिकल 300 अनुच्छेद 355 में आपातकाल का क्या आधार है, क्या आधार है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं देखिए, आप लोग ऑप्शन देखिए। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है युद्ध व बाहरी आक्रमण, दूसरा है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, और तीसरा दिया गया है सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण, और चौथा दिया गया है बाहरी आक्रमण और आंतरिक शांति। तो आपने अच्छे से इसको देख लिया होगा, आर्टिकल 355 आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप फटाफट से आप इनमें से ये देख के बताएं कि इसमें से उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन हो सकता है मैंने दूसरी जगह तीसरा लिख दिया हो, लेकिन सेम इसी तरह के विकल्प आए हुए हैं। तो आप इन विकल्प में देखिए क्या पहला सही है, युद्ध और बाहरी आक्रमण। आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 355 में आपात का आधार क्या बताया गया, ये प्रश्न पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं पेपर उठा के, उस पेपर में ये प्रश्न मिलेगा आपको। 43 नंबर पे है युद्ध में बाहरी आक्रमण, दूसरा लिखा है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीसरा लिखा है सशस्त्र विद्रोह और बाहरी आक्रमण, चौथा बाहरी आक्रमण और आंतरिक असंतोष के आधार पर आर्टिकल 355 ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा, राज्य आपात की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल का प्रावधान है, यही हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल 355 को, कि केंद्र सरकार करते हुए राज्य सरकार के द्वारा संविधान की पालना नहीं हो रही हो, बाहरी आक्रमण हो गया, उस समय उसकी रक्षा करेगा और आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी क्या करेगा, हम लोग क्या आर्टिकल 356 का प्रयोग करेगा। तो शायद आपका उत्तर क्या होगा, आपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दिया होगा और मिलान कीजिए इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा बाहरी आक्रमण,
आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए भी कह सकते हो, अशांति हो रही हो तब भी आप लोग ले सकते हैं। ये प्रश्न यहां से पूछा गया। इसी में से आप लोग देखिए तो आर्टिकल 355 में ये बात पूछी गई। तो आजकल परीक्षा का जो पैटर्न है वो बड़ा ही खतरनाक तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे। अब तक तो ये प्रश्न पूछे गए कि कौन से में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया क्या, और अब की बार देखिए आप लोग इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया गया। इसके बाद आगे देखिए आप, इसी में 5 प्रश्न पूछे गए इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में। उसमें से हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, मैं 1-2 प्रश्न आपको डिस्कस कर लेता हूँ साथ ही। तो उसमें एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि हमारा जो राष्ट्रपति टॉपिक चला था उसमें था कि द्वितीय वरीयता की गणना किस राष्ट्रपति के समय की गई। ये प्रश्न आया था, इसी पेपर में है। पहला था डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा वीवी गिरी, और तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, और चौथा ज्ञानी जैल सिंह। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, हमने इसका एक बहुत अच्छा सा वीडियो बना के डाला था, किस तरह से मतगणना हुई और कैसे दूसरी चरण में वीवी गिरी ने चुनाव जीता था, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति दूसरी वरीयता में वो चुनाव जीते। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा गया था मंत्रिमंडल को लेकर। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख पहली बार आर्टिकल 352 में किया गया है। कौन से, उसी में लिखा हुआ था, ये पहला ये था, दूसरा उसमें विकल्प दिया गया था कि मंत्रिमंडल शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो फिर विकल्प में दिया गया था पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं, चौथा दोनों ही सही नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। प्रश्न एक बार फिर सुने। प्रश्न क्या आया था? प्रश्न ये आया था कि संघ की मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख आर्टिकल 352 में पहली बार हुआ है। पहला कोटेशन था, कोटेशन में आया कि संघ में जो मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये दो कथन है। अब उसके बाद में नीचे दिया गया इसमें से सही कौन सा है, तो पहला दिया गया पहला सही है, दूसरा दिया गया दूसरा सही है, तीसरे में दिया गया पहला और दूसरा दोनों सही है, और चौथे में दिया गया दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें, कौन सा आएगा। उत्तर होगा पहला सही है। केवल संघ की मंत्रिमंडल की बात जो की गई हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अगर आप लोग उसको अच्छे से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, इसलिए 42वां संविधान संशोधन आया इसमें, इसका मतलब वो गलत है, तो पहला एक सही है। इस तरह से 5 प्रश्न पूछे गए। एक पूछा गया कॉलेज में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति जो परामर्श लेता है कितने न्यायाधीशों का पैनल होता है, सीधा प्रश्न पूछा गया। और एक प्रश्न कुछ राज्यसभा से पूछा गया था। इस तरह से हमारी जो पॉलिटी है उसमें अभी देखिए आप लोग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तक हमने जो 3-4 वीडियो दिए उन्हीं में से 4 से 5 प्रश्न आए, क्योंकि अभी तक हमने न्यायपालिका नहीं ली, इसको छोड़ दीजिए, राज्यसभा को नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रपति और आपातकाल में से 3 प्रश्न पूछे गए और आप मिला लीजिए। आगे चलते हम लोग हम बात कर रहे थे कि 355 ये कहता है उसका दायित्व बताता है। दूसरी बात करी गई आर्टिकल 365 में। 365 क्या कहता है? 365 ये कहता है कि संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।
संघ सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण है और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पास में ये पावर है, जहां संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। और अगर राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करे तो संघ सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। और अगर राज्य सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं करे, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा है, संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरह से क्या आधार बन रहा है, राष्ट्रपति शासन का आधार बन रहा है। तो आप अच्छे से समझे, आर्टिकल 356 के साथ साथ 365 में भी इस बात को लिखा गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता ये भी है कि निर्देश दिए गए, जैसे अभी आप देखें कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में आप लोग देखें कि महामारी घोषित किया गया है इसको, उसके बाद लॉकडाउन घोषित किया गया और उसके बाद अगर कोई सरकार ये नहीं करी, राज्य सरकार अगर लॉकडाउन नहीं करती है, इसका मतलब केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया जा सकता है। आधार किसको बनाया गया है, आर्टिकल 365 को, और इस 365 को आधार मानकर क्या कहा जा सकता है कि राज्यों में क्या आ रहा है, संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, संविधान की पालना नहीं हो रही है। तो ये भी आपको समझना है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का मतलब यहाँ दो तरह से लगाया जा सकता है। एक तो ये है कि राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, किस मामले में, अपने दायित्वों को रख के, जैसे बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति होगी, उसके आधार पर वह ऐसा कर सकता है और संवैधानिक तंत्र की विफलता इसको बोल सकता है। या एक बात ये भी कह सकते हो, जैसे चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले और ऐसी स्थिति में अगर सरकार बनाने के लिए न तो कोई गठबंधन आगे आ रहा है, न कोई पार्टी आगे आ रही है, इसका मतलब वहां संवैधानिक संकट आ गया। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है। दूसरी बात हमने ये भी करी कि निर्देश दे रही है, जैसे बहुत जरूरी है कि इस समय इस महामारी से कैसा बचा जाए, क्योंकि मानव जाति को खतरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में निर्देशों का पालन नहीं करेगी, सिनेमा घर को बंद करना है, स्कूलें बंद करनी है, आपको शराब की दुकानें बंद करनी है, और वो लोग नहीं करें, ऐसी स्थिति में भी अनुपालना नहीं हो रही है, संविधान की अनुपालना नहीं हो रही है, केंद्र सरकार के निर्देशों को नहीं माना गया, तो आधार बनाया जा सकता है क्या 365 को, और कहा जा सकता है संवैधानिक तंत्र की विफलता और राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। शायद आपको आर्टिकल 355 और 365 अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित है क्योंकि आज का जो हमारा जो पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी मैंने आपको चर्चा करी 355 के बारे में पहली बार प्रश्न बना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इन चीजों को। आगे चलते हम लोग संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। कैसे लगेगा, कैसे पता पड़ेगा केंद्र को संवैधानिक तंत्र की क्या होगी, विफलता होगी, तो इसकी सिफारिश कौन करता है, सिफारिश कौन करता है। यहाँ हम लोग सिफारिश